नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स लेकर के आए हैं और ये वीडियो आज आपके लिए इसलिए रखा गया है ताकि आपको ज्योग्राफी का फुल वीडियो मिलने से पहले ये पता चल जाए कि हमें इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, हम कौन कौन से टॉपिक्स उसमें कवर करेंगे और किस रिदम में हम उन टॉपिकों को कवर करेंगे। हमारा प्रोस्पेक्टस किस तरीके से रहेगा कि पहले हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा, उसके बाद में हम किस तरीके से ज्योग्राफी के आगे की श्रृंखला में आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी के ऊपर आज ये वीडियो है। आप अच्छे से एक बार ये वीडियो देखें और लगातार जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है जागृति क्लासेज जयपुर के नाम से चैनल है, जिसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कि क्या है इस श्रृंखला में हमारे पास। तो देखो, इस श्रृंखला को हमने ज्योग्राफी के नाम से बनाया है और इसमें ज्योग्राफी को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। वो 4 भाग आपके पास कौन कौन से होंगे? एक तो है हमारा खगोल विज्ञान, ठीक है। इसके बाद में भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के बाद भारत का भूगोल। और जो लोग राजस्थान या राजस्थान स्टेट से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अलग से कोर्स है राजस्थान का भूगोल या राजस्थान की ज्योग्राफी, तो वो लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक एक करके जानते हैं कि हम खगोल विज्ञान में कौन कौन से टॉपिकों को कवर करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में या राजस्थान ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो एक बार इनके ऊपर देख लेते हैं। तो देखिए, खगोल विज्ञान में सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी पहला टॉपिक रहेगा इसमें ये। और इसमें ये जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत आए हैं या ब्रह्मांड। दूसरी चीज़ है, अगला टॉपिक ये है कि तारों का जीवन चक्र के बारे में हम लोग जानेंगे, किस प्रकार से तारों की उत्पत्ति होती है और किस प्रकार से तारों की मृत्यु होती है। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा हमारा सौर मंडल। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की संभावना भी बनी रहती है। सौरमंडल के अंतर्गत सौरमंडल की उत्पत्ति जानेंगे। सौरमंडल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कौन से तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उच्छल तारा है, इन सब के बारे में हम सौरमंडल वाले टॉपिक में चीज़ें क्लियर करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा रह जाता है खगोल विज्ञान में सूर्य एवं चंद्रमा का अध्ययन, यानी कि सूर्य और चंद्रमा को हम यहाँ अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का सीधा प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से ही पृथ्वी पर बहुत सी गतिविधियाँ कंट्रोल होती हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को अलग से कवर किया है। ये तो हो गई खगोल विज्ञान की बात। अब एक बात ये भी आती है खगोल विज्ञान में कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं इसमें जो हैं तो खगोल विज्ञान के, लेकिन उनको ज्योग्राफी से लिंक करके पढ़ा जाता है। जैसे ग्लोब है, तो ग्लोब वाला जो टॉपिक है जिसमें अक्षांश और देशांतर का अध्ययन किया जाता है, वो आता है आपका ज्योग्राफिकल एस्ट्रोनॉमी वाले टॉपिक में, तो उसको भी हम यहाँ अलग से कवर करेंगे। उसका नाम है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, ये जो कोर्स है हमारा वो कई एग्जाम्स के लिए, जैसे यूपीएससी है, आरपीएससी है, जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, नेट, जेआरएफ के लोग तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, इसके बाद में जितने भी टीचर्स के एग्जाम है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या रीड के एग्जाम हो, उसमें भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। पुलिस का एग्जाम हुए, पटवार का हुआ, यूपी लेखपाल के एग्जाम हो गए या अन्य जैसे एसएससी, बैंक में भी ज्योग्राफी से संबंधित कई सवाल आते हैं जिनके आप उत्तर इन वीडियो को देख करके आराम से दे सकेंगे। इसके बाद में अगली जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिक भूगोल। ठीक है, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो इसमें 3 चीज़ें हमने अलग से डिवाइड की हैं कि एक तो स्थल मंडल, दूसरा वायुमंडल और तीसरा जल मंडल। स्थल मंडल के अंतर्गत आपको सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ महाद्वीपों का किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, और इसके साथ ही भूसंचलन क्या है, भूकंप क्या है, ठीक है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी से किस प्रकार से चट्टानें बनती हैं और उन चट्टानों से किस प्रकार से खनिज संसाधनों का निर्माण होता है। तो यहाँ हम आगे आने वाली ज्योग्राफी के टॉपिकों का बेस है ये। इनको क्लियर करते हुए जब इनको अच्छे से समझेंगे तभी हम राजस्थान ज्योग्राफी या भारत इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को जवाब दे पाएंगे।
इसके बाद अगला सवाल है चट्टान। तो देखिए चट्टानों को समझने के लिए हमको बहुत अच्छे से ज्वालामुखी आनी चाहिए, तभी हम चट्टानों को अच्छे से समझ पाएंगे। और सबसे अंत में जो टॉपिक है हमारा प्लेट विवर्तनिकी, यानी कि स्थल मंडल के अंतर्गत हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये टॉपिक तो हम कवर करेंगे स्थल मंडल के अंतर्गत। आगे आता है हमारा वायुमंडल। देखिए वायुमंडल, जैसे मैंने नाम लिया आपके दिमाग में एकदम से एक इमेज बनी कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु का जो आवरण है वो क्या है, वायुमंडल है। हवाओं का आपको आभास हुआ, वर्षा का आभास हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपने एकदम सोची, जो इमेज बनी उन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले तो यही समझेंगे कि वायुमंडल का संगठन कैसे बना और इसकी संरचना क्या है, अर्थात इसको कितनी परतों में विभाजित किया गया है। इसके बाद में अगला टॉपिक रहेगा हमारा तापमान, कि किस प्रकार से तापमान पृथ्वी को प्रभावित करता है, या वायुमंडल का संबंध किस प्रकार से पृथ्वी से है, इसीलिए हम तापमान का अध्ययन करते हैं। और तापमान का अध्ययन करने के बाद में ही हम आगे जो टॉपिक है ताप कटिबंध, इसको समझ पाएंगे, क्योंकि बिना तापमान के ताप कटिबंध को नहीं समझ पाएंगे। जब हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तापमान एवं ताप कटिबंध, इसको समझने के बाद ही हम वायुदाब कटिबंधों को समझ पाएंगे, क्योंकि बिना तापमान को समझे हम वायुदाब पेटियों का निर्धारण कर ही नहीं सकते। इसके बाद में वायुदाब कटिबंध आएगा, और वायुदाब कटिबंधों को समझने के बाद में पवनें। देखिए ये तीनों चारों टॉपिक जो हैं एक दूसरे से लिंक है, यानी कि वायुमंडल का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो अपने पिछले टॉपिक से संबंधित न हो, यानी कि वायुमंडल के प्रत्येक टॉपिक का जो संबंध है उसके पिछले टॉपिक से, यानी कि उसका बेस पीछे मिलेगा। ठीक है, जब तक आप पिछले वीडियो नहीं देखोगे आगे के वायुमंडल के टॉपिक्स को आप समझ ही नहीं पाओगे। जैसे मैं अगर बात करूं वायुदाब कटिबंध की, तो वायुदाब कटिबंध को कैसे समझेंगे आप, जब तक आपको तापमान नहीं पता होगा, टेम्परेचर नहीं पता होगा, तो वायुदाब कटिबंध डिसाइड ही नहीं कर सकते। इसके बाद में जब वायुदाब कटिबंध पढ़ चुके होंगे तब आएगा हमारा विंड्स वाला टॉपिक, पवनें। और पवनों के बाद आर्द्रता, ह्यूमिडिटी एवं प्रिसिपिटेशन अर्थात वर्षण। फिर चक्रवात क्या होते हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिचक्रवात क्या होते हैं, जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल IAS और स्टेट सिविल सर्विस में आते हैं, वो है विश्व के जलवायु प्रदेश, क्योंकि जलवायु प्रदेश ही प्राकृतिक वनस्पति को, फसलों को, मिट्टी को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इसलिए जलवायु प्रदेश से ज़्यादातर UPSC और स्टेट सिविल सर्विस में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और जो इसमें हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा वो है जलमंडल। तो जलमंडल के अंतर्गत महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, कितने महासागर हैं, उनका क्या वितरण है, इसके अलावा तापमान यानी कि महासागरीय तापमान क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, महासागरीय लवणता के बारे में जानेंगे। इनको जानने के बाद हम प्रवाल भित्ति समझेंगे, किस प्रकार से कहाँ किन महासागरों में सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति का विकास हुआ है, और प्रवाल भित्ति के विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम जलमंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा सुनामी और ज्वार भाटा। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमारे हो जाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी में कंप्लीट। अब जब आप इतना कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी कि अब बन गया आपका बेस। जब बेस कंप्लीट हो जाएगा तो चाहे आप राजस्थान की ज्योग्राफी उठा लीजिए, चाहे इंडिया की ज्योग्राफी ले लीजिए, चाहे यूपी की ज्योग्राफी ले लीजिए, एक बार बेस क्लियर होने के बाद में फिर फैक्ट्स हमारे पास रह जाते हैं, जो फैक्ट्स के लिए हम आपको आगे वीडियो देंगे। लेकिन बेस कहाँ से मजबूत होगा आपका, फिजिकल ज्योग्राफी से। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से कंटिन्यू देखते रहिए। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है, और इस विषय को समझने के लिए सबसे ज़्यादा हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, बेस की। यानी कि जो चाहे साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन आर्ट बैकग्राउंड वाले भी कम नहीं होते, उनकी भी समझने की क्षमता अच्छी होती है। तो यहाँ आप घबराएं नहीं कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ या आर्ट बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पास ज्योग्राफी कभी रही नहीं है तो मैं कैसे समझ पाऊँगा। इसीलिए हम आपके लिए ये कोर्स लेकर के आए हैं, यहाँ घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब भी आप किसी भी टॉपिक का वीडियो देखें तो अपने पास पेन और कॉपी हमेशा लेकर के बैठिए, दिमाग और कान हमेशा खुले रखिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट बात मैं बोलूं, क्योंकि सारी बातें बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार बहुत अच्छी बातें बोल जाते हैं, लेकिन खुद टीचर को ही नहीं पता रहता कि उसने जो बोला है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो इसलिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो तुरंत ही अपने नोट्स में कवर कीजिए। एक दो पेन रखिए, अच्छी राइटिंग में अपने नोट्स बनाइए, ताकि फ्यूचर में वो आपके काम आ सकें। ठीक है, अब देखो भारत के भूगोल में हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने वाले हैं।
चाहे तो आप भारत का भूगोल उठा लो या राजस्थान का भूगोल उठा लो, दोनों के टॉपिक सेम हैं, बस अंतर इतना है कि स्थानिक के आधार पर दोनों की विशेषताएं अलग अलग हो जाती हैं। जैसे अगर हम भारत के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि स्थिति एवं विस्तार, तो भारत की स्थिति एवं विस्तार जानेंगे कि भारत कौन से कटिबंध में स्थित है, ठीक है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। इसी तरीके से हम राजस्थान के बारे में भी जानेंगे कि राजस्थान कौन से कटिबंध में है, इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। तो इसमें अलग से हमें टॉपिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारे टॉपिक दोनों के सेम हैं। तो राजस्थान की भी स्थिति एवं विस्तार की हम चर्चा करेंगे अलग से, इंडिया की भी अलग से चर्चा करेंगे। दोनों का भौगोलिक विभाजन अर्थात भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, गंगा का मैदान हो गया, पूर्वोत्तर का मैदान हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, दक्षिण का पठारी क्षेत्र हो गया, ठीक है, तटीय द्वीप हो गए। तो इन सब की बातें हम किसके अंतर्गत करेंगे, भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत। अगला आता है हमारा अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमारी नदियाँ हो गई, झीलें, झरने, जलप्रपात, इनके बारे में चर्चा करते हैं। और अगर इंडिया के लेवल पर हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले ये जान लेना कि अपवाह तंत्र को भी हम कई भागों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं। जैसे अगर भारत के अपवाह तंत्र की बात करें तो इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं या 2 भागों में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो हो गया हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु नदी का अपवाह तंत्र अलग से आ जाएगा, गंगा नदी का अपवाह तंत्र अलग से आ जाएगा और ब्रह्मपुत्र नदी का और उनकी सहायक नदियां, इन सब का अध्ययन करेंगे हम हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। एक आती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, अर्थात भारत का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है वो कहलाता है प्रायद्वीप। तो उस क्षेत्र में जो नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ बह रही हैं उनका अध्ययन करते हैं हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत। इसके बाद में अगला हमारा टॉपिक है जलवायु। अगर आपने अच्छे से फिजिकल ज्योग्राफी में जलवायु वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार की हैं, तो भारत की जलवायु को समझने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इसी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, ऋतु, भारत की कौन कौन सी ऋतुएं हैं और उन ऋतुओं में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, इन सब का संबंध एक दूसरे से है। क्योंकि कोई भी टॉपिक हम यहाँ नहीं छोड़ सकते। और जलवायु ही क्या डिसाइड करती है, मृदा को डिसाइड करती है, मिट्टी को डिसाइड करती है। और जब तक मिट्टी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तब तक फसलों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि फसलें और वनस्पति किस प्रकार से डिसाइड होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में आप लोग किसकी फसल उगा सकते हैं, कपास की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यही बात कहूँ कि लाल मिट्टी में जाकर के कपास की खेती कीजिए तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक एक चीज़ को जब क्लियर हो जाएंगे, हमारा बेस क्लियर हो जाएगा, तो आगे वाला आने वाला जो टॉपिक है हमारे वो ऑटोमेटिक क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे ही मिट्टी और जलवायु क्लियर होगी, आपका प्राकृतिक वनस्पति और फसलों का बेस बहुत अच्छे तरीके से, अर्थात 80% टॉपिक आपका यहीं क्लियर हो जाएंगे ये दोनों। फिर फैक्ट्स बचेंगे 20% में कि कौन सी फसल है, कहाँ बोई जाती है, कितना उत्पादन होता है ये। और अगर आपने बहुत अच्छे से चट्टानें पढ़ी होंगी, यानी कि चट्टानों का अध्ययन अच्छे से किया होगा, तो आप खनिज संसाधनों का आकलन कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आग्नेय चट्टान अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आप बता सकते हैं कि आग्नेय चट्टान में ही क्या पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और धात्विक खनिज के आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि भारत में कौन सी जगह कहाँ कहाँ चट्टानें पाई जाती हैं। पहले उनका वितरण समझाएंगे, उसके बाद में आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि मोटे तौर पर कि कौन से खनिज संसाधन किस क्षेत्र में पाए जाएंगे। और उन खनिज संसाधनों के आधार पर जैसे ही आप ये टॉपिक कवर करोगे, आपका लगभग 70% उद्योग वाले टॉपिक का बेस क्लियर हो चुका होगा। क्योंकि जितने भी इंडस्ट्री लगाई जाती हैं वो ज़्यादातर कच्चे माल के आसपास लगाई जाती हैं ताकि उनकी परिवहन लागत क्या आए, कम आए। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, जैसे खनिज संसाधन आपने समझ लिए, उद्योग समझ लिए, तो इनको समझने के बाद में हम क्या समझेंगे, परिवहन। क्योंकि बिना परिवहन के उद्योग क्या हैं, उद्योगों का आधार लगभग नगण्य हो जाता है। क्योंकि परिवहन के बिना औद्योगिक विकास संभव नहीं है। ठीक है, अगली टॉपिक आती है जनसंख्या की। और इसमें जो जनसंख्या हम लोग अभी लेंगे वो है 2011 के आंकड़ों के आधार पर, ठीक है, और जनजातियों वाला टॉपिक। इसके बावजूद भी अगर कुछ रह जाता है हमारे पास तो हम उसके लिए अलग से विविध यानी मिसलेनियस के नाम से अन्य टॉपिक लेकर के आएंगे। इसमें जैसे समसामयिकी खंड से संबंधित कुछ सवाल रहते हैं। अगर मैं कहूँ जैसे नदियों की बात करता हूँ तो नदियों का यहाँ तो क्या हो गया, बेस हो गया। लेकिन अगर करंट में नदियाँ आ रही हैं, जैसे नदी जोड़ो कोई परियोजना चल रही है या किसी नदी पर विवाद चल रहा है, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी को लेकर के विवाद चल रहा है, तो ये जो सारे टॉपिक हैं ये आते हैं करंट में। और करंट वाले टॉपिकों के लिए इसीलिए मैंने ज्योग्राफी की जितने भी समसामयिक खंड से संबंधित
टॉपिक होंगे उनको विविध या मिसलेनियस में जोड़ दिया है, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी विविध में या करंट अफेयर्स के कोर्सेज में मिल जाएंगी, ठीक है। और आप 20 तारीख से या 20 मई से हम ये श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, तो रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।